हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम प्रीवियस ईयर पेपर सीटेट 2016 का जो ईवीएस का पोर्शन है उसके 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी हम ईवीएस के जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनकी काफ़ी वीडियोस बना चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो जो ईवीएस की प्लेलिस्ट है उसमें आपको सारे पेपर मिल जाएंगे, जो कि हमने बहुत ही अच्छे तरीके से उसको डिस्कसन किया है। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको सच में हमारी जो वीडियोज़ हैं समझ में आ रही हैं और कॉन्सेप्ट जो हैं वो आपके क्लियर हो रहे हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, ढेर सारे कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ठीक है, ताकि मुझे जो है वो नई वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन भी मिले और अच्छे से अच्छा मैं आपके लिए कंटेंट लेकर आऊँ। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उस पर इसमें कहा गया है, कक्षा 5 की शिक्षिका एक एल्यूमिनियम फॉइल की बात की जा रही है। एल्यूमिनियम फॉइल को लेती है और पानी में डाल देती है। वह दिखाती है कि वह ऊपर तैरता है, फिर वह फॉइल को मरोड़कर जोर से दबाती है और फिर से पानी में डालती है, ठीक है, तथा शिक्षार्थियों को दिखाती है कि वह डूबता है। बाद में वह शिक्षार्थियों को यह सोचने और कारण देने के लिए कहती है कि ऐसा जो है वो क्यों हो रहा है, यानी कि उसने ये जो पूरा प्रोसेस किया है तो वो ऐसा क्यों हो रहा है, ये शिक्षार्थियों को कहने के लिए कहती है, ठीक है, बोलने के लिए कहती है, ऐसा क्यों हुआ। इस प्रश्न का उत्तर देने में निम्नलिखित में से कौन से स्किल का प्रयोग किया जा रहा है, यहाँ पे कौन सा स्किल जो है उसका यूज किया जा रहा है ये पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पर ये समझिए कि यहाँ पर इन चारों में से आपको आंसर पूछा गया है, तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो फोर्थ वाला होगा। तो परिकल्पना जो है, आप सबसे पहले ये समझिए कि हाइपोथेसिस जो है वो क्या होती है। तो जो परिकल्पना है यानी कि किसी भी तर्क पर पहुंचने के लिए किसी भी बात की कल्पना करना या उसका अनुमान करना, ये जो होती है वो हमारी हाइपोथेसिस होती है। तो यहाँ पर जो टीचर है वो यही तो कर रही है कि बच्चों को सोचने और कारण देने को कह रही है। तो हमारा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, परिकल्पना, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और फ्रेंड्स, एक बात और बता दूं मैं आपको कि ये नहीं कि मैं सिर्फ आपको आंसर बता के छोड़ दूं, ठीक है। अब बहुत लोगों को परिकल्पना का जो मीनिंग है वही नहीं पता होगा, तो वह आंसर तक कैसे पहुंचेंगे, ठीक है। तो मेरा जो मेन मोटिव है वो यही है कि आप जो हैं वो क्वेश्चन के आंसर के साथ साथ जो कुछ कीवर्ड्स होते हैं, जो मेन वर्ड्स हैं, उनको समझें और उनके मीनिंग को भी जानें, ताकि अगर उस वर्ड का यूज किसी और क्वेश्चन में आ रहा है या वही जो वर्ड है वो किसी और क्वेश्चन में रिपीट हो रहा है तो इनफैक्ट आप आंसर तक तो पहुंच सकते हैं ना। तो यही मेरा मेन मोटिव है, ठीक है। अब जो क्वेश्चन नंबर 62 है उस पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में सिवाय, यानी कि किसके सिवाय, इसमें यह पूछा गया है इन चारों में से क्या नहीं होना चाहिए, निम्नलिखित में से वांछनीय अभ्यास है। मतलब इन चारों में से कौन सा सही नहीं है, बस ये हमें बताना है, ठीक है, एक्सेप्ट बताना है। तो देखिए, इसमें कहा जा रहा है बच्चे की अस्मिता का पोषण करने, ये सही हो जाएगा, ठीक है, ये तो हमारा सही बात कही जा रही है कि ईवीएस के अंतर्गत ये किया जाए। और पाठ्य पुस्तकों और संदर्भों की जो, यानी कि जो उसके मेन कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान के लिए क्षमता संवर्धन करने, ये भी सही है। अब ये कह रहे हैं कौन सा नहीं होना चाहिए, तो देखिए, हमारा जो इसमें नहीं होना चाहिए वो होगा हमारा वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करने। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो हमारा नहीं होना चाहिए, और यही जो है हमारा यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है कि बच्चा जो है वो वास्तविक अवलोकन ना करे और उसकी जगह पर क्या करे, सिर्फ टेक्स्ट बुक पर ही डिपेंड हो जाए, यह किसी भी हद तक सही नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो हमारा गलत हो जाएगा, यही इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 62 का, ठीक है। और जो ईवीएस पेडागोजी है उसके लिए डिजायरेबल भी नहीं है, तो यही हमारा राइट आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है, महज कक्षा 4 के शिक्षक हैं, वे वृक्ष संरक्षण की अवधारणा पर शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए योजना बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं। निम्नलिखित में से इनमें से कौन सी एक्टिविटी है, यानी कि इन चारों में से जो हमें ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन सी एक्टिविटी जो है वो उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए सबसे ज़्यादा सुटेबल रहेगी। तो देखिए, इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी को अभिप्रेरित करना, ये जो है वो इसके लिए ज़रूरी है। हमारा आंसर नंबर जो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो हमारा आंसर हो जाएगा, ताकि बच्चा जो है वो उस पौधे से खुद से अटैच हो जाए और वह समझे कि जो वृक्ष होते हैं वो हमारे लिए कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, कितने ज़्यादा ज़रूरी है और उनकी हमें कितनी नीड है, ठीक है। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 64 है वो क्या कह रहा है, ये कह रहा है, पर्यावरण अध्ययन में बच्चे शिल्पकला और चित्रकला को समूह में सीखना, ठीक है, यानी कि ग्रुप्स में बात की जा रही है, समूह में सीखने की विशेष रूप से पसंद करते हैं, क्योंकि अब देखिए, इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 ABC। अब वो कैसे होगा, यह सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देता है, बिल्कुल सही बात है। यह सामाजिक अधिगम को बेहतर बनाता है, ये भी सही बात है, क्योंकि सोसाइटी के लोग ही बच्चे जो हैं वो आपस में मिलकर किसी कार्य को पूरा कर रहे हैं।
यह जब बच्चों की सृजनात्मकता की प्रशंसा की जाती है तो वे खुश होते हैं। ये बात सही है। जब आप बच्चे को कोई भी क्रिएटिविटी करते हुए देखते हो और अगर आप उससे कह दो कि बेटा हाँ बिल्कुल सही बना रहे हो, तो उसके अंदर एकदम से मोटिवेशन हो जाएगा। ठीक है, वो मोटिवेट होगा बच्चा और वो और भी अच्छा करने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हमारा सही हो जाएगा कि वो मोटिवेट होगा बच्चा। यह कक्षा में अनुशासन को बढ़ाता है। यहाँ पर सिर्फ डिसिप्लिन की बात की जा रही है। हम ऐसा इसलिए नहीं करते हैं कि बच्चा जो है वो डिसिप्लिन में रहे, ठीक है, बल्कि हम कहेंगे कि बच्चा जो है और तरह से चीज़ों को सीखने की कोशिश करे। तो ये वाला जो है हमारा गलत हो जाएगा। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 A B C, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है प्रयोग करना। ठीक है, एक्सपेरिमेंट की बात की जा रही है। आकलन का एक क्या है, इंडिकेटर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोग करने संबंधी संकेतक का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 हस्तपरक, यानी कि हैंड्स ऑन एक्टिविटी जो होती हैं वो हो जाएगा। यानी कि एक्सपेरिमेंट जो है वो असेसमेंट का एक इंडिकेटर है। जो एक्सपेरिमेंट जो भी हम करेंगे वो किससे करेंगे, हाथों के माध्यम से करेंगे ना, तो यही हमारा क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षार्थियों के पास अनेक प्रकरणों में अनेक वैकल्पिक अवधारणाएं होती हैं। ठीक है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स के साथ बहुत सारी अवधारणाएं भी शामिल होती हैं। जैसे आप क्या ले लेते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स होंगे, लिविंग थिंग्स होंगी, वाटर साइकिल हो गया, प्लांट्स हो गया, एक्सेट्रा, इस टाइप के। ठीक, वैकल्पिक अवधारणाओं के जो स्रोत हैं वो हो सकते हैं, क्या क्या हो सकते हैं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा A B और D, ये हमारे राइट आंसर होंगे। ठीक है, A B D ये हमें कौन से ऑप्शन में दिया गया है, A B D, ऑप्शन नंबर 4, ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही हो जाएगा। फैमिली एंड कम्युनिटी, टेक्स्ट बुक्स और अदर बुक्स जो है वो हो जाएंगी और स्टोरीज एंड पोएम्स इसके सोर्सेस हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 67 है कांच के जार और बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की जो धूप है, यानी कि सूरज की रोशनी में, धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है। ऐसा हम क्यों करते हैं, आपने घर में अचार बनाया होगा, जो गृहिणी हैं या जो लड़कियां हैं उन्होंने बनाया भी होगा कि जो कांच के जार और बोतलों को उनमें हम अचार भरने से पहले क्या करते हैं, धूप में सुखाते हैं। तो ऐसा हम क्यों करते हैं, यहाँ पे पूछा गया है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 नमी को पूर्णता से हटाने के लिए, यानी कि जो उसके अंदर नमी है उसको पूरी तरह से हटाने के लिए, ताकि जो हमारा अचार है वो क्या रहे, सेफ रहे। ठीक है, तो 67 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 68 है हमारा रेनू की दादी उसे एक सूखा कुआं दिखाते हुए बताती हैं कि 15 से 20 वर्ष पहले, यानी कि 15 से 20 साल पहले कुएं में पानी था। ठीक है, कुएं में क्या था, पानी था, लेकिन अब जो है वो पूर्णतः सूख गए। कुएं में पानी सूखने का जो कारण है वो क्या हो सकता है। ठीक है, यानी कि जो कुआं है वो पूरी तरीके से कुएं सूखते जा रहे हैं, इसका मेन कारण क्या हो सकता है, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए इस तरह का जो क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले भी किया था और इसका जो मेन कारण होगा वो होगा A और B। यहाँ पर A और B ये दोनों सही हो जाएंगे और जो C है हमारा, ये वाला B वाला सही हो जाएगा, सॉरी हाँ B सही हो जाएगा। जो C है वो हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, ये जो है वो इसका सही रीजन नहीं है। इसमें कहा जा रहा है प्रत्येक व्यक्ति के घर में अब नल होने के कारण क्या है, कुएं का प्रयोग नहीं करते हैं लोग। यहाँ पर क्या है, सूखने का कारण पूछा कि आखिर वो सूखते क्यों जा रहे हैं, तो यही जो है वो ये इसका मेन कारण नहीं होगा। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, A और B। क्वेश्चन नंबर 69 है, इसमें कहा जा रहा है बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि, और इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा बगुला तथा भैंस में क्या है, सिम्बायोटिक जो रिलेशनशिप है वो है, यानी कि सहजीवी का संबंध है, यही हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य, यानी कि जड़ का कार्य पूछा गया है। ठीक है, पौधे के लिए नहीं है और इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले भी किया था एक। ठीक है, ये पहले भी आ चुका है। अब देखिए इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 ह्यूमस उपलब्ध कराना, यानी कि टू प्रोवाइड ह्यूमस, ये जड़ों का काम नहीं होता। बाकी पौधों को सहारा देना, जल व खनिजों का अवशोषण करना, भोजन भंडारण और संचित करना, ये तीनों ही काम क्या हैं, जड़ों के होंगे। लेकिन पौधों के लिए कौन सा नहीं काम होगा, वो होगा ह्यूमस प्रदान करना, ये जड़ें नहीं करती हैं। तो ये हमारा जो है वो राइट आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने से कितना ज़्यादा फायदा होता है, मतलब अगर आप मतलब प्रीवियस ईयर पेपर कर रहे हो तो उससे भी आपको कितनी हेल्प मिलती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 है, इसको देख लेते हैं। कर्णम मल्लेश्वरी के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में स्टेटमेंट दे रखी हैं और एनसीईआरटी में आपको अच्छी तरह से इसका टॉपिक जो है वो दिया भी गया है। इसका जो हमारा गलत जो ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर हमें इनमें से जो सही ऑप्शन है वो देख लेते हैं। पहले तो वह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर, ये तो सही है। वह कर्नाटक की है, ये बी वाला हमारा गलत हो जाएगा। उसने अपने नाम बहुत से रिकॉर्ड बनाए हैं और वह 130 kg तक का भार उठा सकी थी, ये भी सही है। जब वह 12 वर्ष की थी
12 वर्ष की थी तभी से वह भार उठाने का अभ्यास करने लगी थी, ये भी सही है। तो हमारा जो इसका गलत हो जाएगा वो कौन सा होगा, वह कर्नाटक की थी, ये बी ऑप्शन जो है हमारा गलत हो जाएगा और आंसर क्या बन जाएगा, ए सी डी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, सीढ़ीदार कुएं तथा बावली से संबंधित निम्नलिखित कुछ कथन दिए गए हैं, ठीक है। तो देखिए इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये हमारा जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ए बी और सी ये करेक्ट आंसर होंगे। ए वह वे जल भंडारण तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है। फिर बी कह रहा है सामुदायिक स्रोत के रूप में उनका प्रयोग होता है, ये भी सही है। और सी कह रहा है उनका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में होता है, ये भी सही है। उनमें केवल संदूषित जल जो होता है, केवल संदूषित जल होता है, ये गलत हो जाएगा। तो ए बी सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 72 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 73 है, वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। वर्ली नामक स्थान जो है वो किस राज्य में है, तो ये जो वर्ली नामक स्थान है वह हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, महाराष्ट्र में है। तो क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर होगा महाराष्ट्र। वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है और यह महाराष्ट्र में एक मतलब किस राज्य में है, महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 74 है, इस पर चलते हैं। ये कह रहा है तमिलनाडु के निकटवर्ती समीपवर्ती यानी कि जो नेबरिंग स्टेट्स हैं उनकी बात कर रहा है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है वो रिपीटेड क्वेश्चन है। इससे पहले आई थिंक 3 बार तो हम मतलब क्या है इस क्वेश्चन के बारे में पढ़ चुके होंगे। अगर आप ध्यान से वीडियो देखते हैं और आपको इसका आंसर जो है वो बिल्कुल पूरी तरीके से रट गया होगा तो फिर तभी तो मैं कहती हूँ कि क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अगर 1 मार्क्स जो है वो आपका कहीं पर गलत जा रहा है मान लीजिए, तो क्या है इन क्वेश्चन से क्या होगा, अगर आपको कोई क्वेश्चन आता होता है तो उससे क्या होगा, आपको वो 1 मार्क्स जो आपका गलत हो रहा है वो इन क्वेश्चन में मिल जाएगा और आप जो है वो अच्छे मार्क्स गेन कर पाओगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस जो है वो करते रहो और पढ़ो। ये मत सोचो कि जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तभी पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, ठीक है। तो पढ़ना जो है वो बहुत जरूरी है। ऐसा तो नहीं है कि बिना पढ़े ही पास हो जाओगे, नहीं ना। तो इसलिए क्या है, पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। इसलिए आप अपनी स्टडी को जो है वो कंटिन्यू रखो, ठीक। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 वाला, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश नेबरिंग कंट्रीज, मैंने आपको पहले भी बताया था। यहाँ पे क्या है, केरल है हमारा, और यहाँ पे क्या है, तमिलनाडु है, फिर यहाँ पे कर्नाटक और फिर आंध्रा, ये हो गया। और यहाँ पे जाके कहीं पे तेलंगाना। तो ये क्या है, इसके नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन सी हो गई, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के, ये क्या है, समीपवर्ती राज्य हो गए। तो क्वेश्चन नंबर 75 है, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि, ठीक है, पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा बाघ। ये जो सारी बातें हैं वो बाघ के संबंध में कही जा रही हैं, तो बाघ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 76 है, इसमें कहा गया है जब कोई व्यक्ति ट्रेन के द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है तब वह अनेक सुरंगों को पार करता है, यानी कि बहुत सारी जो सुरंगें हैं वो इसके बीच में आती हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं, अभी मैंने आपको बताया था केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्रा, ठीक है, आंध्र प्रदेश। उसके बाद इधर साइड को कहीं जाके ये क्या है हमारा, ये गुजरात पड़ता है, ठीक, और ये बीच में महाराष्ट्र और ये गोवा आ जाता है। तो देखिए ये 4 जो मैंने आपको बताए हैं, अभी इससे पहले क्वेश्चन में भी मैंने आपको ये चारों बताए थे, ये 4 जो हैं ये तो बिल्कुल आपको रट गए होंगे, और नहीं रटे होंगे तो मैं आपको याद करा दूंगी बार बार इसको रिपीट करते करते, ठीक है। अब देखिए ये जो एरिया है हमारा गुजरात से केरल तक का, ये जो हमारा एरिया है, एक बार फिर से बना लेती हूँ, हाँ, अब ये जो एरिया है ये गुजरात हो गया, ये केरल हो गया, ठीक है। ये जो पूरा एरिया है ये किसका है, ये पश्चिमी घाट का एरिया है, जहाँ पर हमारे क्या है कोंकण तट, मालाबार तट आदि इसी पर ही आते हैं, ठीक है। ये पश्चिमी घाट का जो एरिया है उस पर, ठीक है। जैसे कि कोंकण तट हो गया वो हमारा गुजरात से गोवा को जोड़ता है, इसी तरीके से और भी तट हैं, ठीक। तो ये पूरा एरिया किसका होगा, पश्चिमी घाट का, यानी कि जो सुरंगें वो पार कर रहा है और गुजरात से गोवा तक जा रहा है, ठीक है। ये एरिया कौन सा होगा, पश्चिमी घाट का। तो हमारा यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा, पश्चिमी घाट इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2 76 का। फिर है पृथ्वी गोल है, 77 में कहा जा रहा है पृथ्वी गोल है, वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, केवल सापेक्ष होता है। हम भारत के लोग डैश के लोगों के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 77 का वो होगा हमारा अलास्का, USA, ये हमारा जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 78 है, ये कह रहा है मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि, ये क्यों किया जाता है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को जो काट देता है जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है, ये हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 79 है,
निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी या बस्ती में एक साथ नहीं रहता है? तो देखिए, जो चींटी है वो भी रहती है, दीमक है वो भी रहती है बस्ती में, और दीमक और ततैया, ये तीनों ही ऑप्शन जो हैं फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, ये तीनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे हमारे कि ये तीनों ही बस्ती में कॉलोनी में रहते हैं, लेकिन जो मकड़ी है वो नहीं रहती है। तो यहाँ पर मकड़ी जो है वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 80 है, इसमें कहा जा रहा है ग्रामीण क्षेत्र के मकानों के ढांचे वहाँ की जलवायु मौसम की स्थिति से संबंधित होते हैं। एक गांव के मकानों के लक्षण दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, गांव के जो मकान हैं उनकी बात की जा रही है, स्टेटमेंट दे रखे हैं। अब उनको पढ़ लेते हैं एक बार। मकान मजबूत बांस के खंभों पर, अब ये देखिए यहीं पर समझ आइए बैम्बू पिलर। अब मैं पहले भी आपको बैम्बू पिलर के बारे में बता चुकी हूँ, और यहाँ पर एक स्टेटमेंट और है कि 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बने होते हैं बारिश की वजह से, क्योंकि असम में बारिश बहुत होती है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, असम। क्वेश्चन नंबर 81 है, इसमें कहा जा रहा है कुडुक कहाँ के लोगों की भाषा है। ठीक, कुडुक लैंग्वेज जो है वो कहाँ की है? तो देखिए हमने इससे पहले भी एक क्वेश्चन किया था तोरांग का, कि तोरांग को हम क्या कहते हैं, जंगल कहा जाता है, और तोरांग जो वर्ड है वो कहाँ का है? तो तोरांग जो है वो कुडुक लैंग्वेज का ही एक शब्द है, एक वर्ड है, जो कि कहाँ का है? ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हमारा सही हो जाएगा, झारखंड का। तो देखिए मिलते जुलते सारे जो क्वेश्चन होते हैं वो एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं, ठीक है, सारे मिले जुले होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 82 क्वेश्चन है, इसमें कहा जा रहा है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु या थीम है? अब यहाँ पर वही थीम के बारे में पूछा गया है, तो इसको जो थीम हो जाएगी वो हो जाएगी भोजन, यानी कि फूड। ये जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 है वो सही आंसर हो जाएगा। मैंने आपको पहले भी जो 6 थीम्स हैं ईवीएस की वो बताई थी, जिसमें फूड, फैमिली एंड फ्रेंड्स, ट्रैवल, ये सब आता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर जो 83 है उसको देख लेते हैं। इसमें कहा जा रहा है पर्यावरण अध्ययन में विषय वस्तु यानी कि जो थीम आधारित उपागम है उसको अपनाने के समर्थन में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सबसे अधिक सशक्त है, यानी कि सबसे अधिक सही है? तो देखिए इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा थर्ड वाला। ये जो है हमारा सही आंसर होगा, यह सबसे सुटेबल है। यह विषय सीमाओं को नरम यानी कि सौम्य बनाने और संपूर्णता में ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करता है। ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 84 है प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सीखने और सिखाने में कहानियाँ एक महत्वपूर्ण पहलू हैं। ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। पर्यावरण अध्ययन के कक्ष में कहानी सुनाने को शिक्षण कौशल के रूप में सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम, यहाँ पे सबसे कम उपयुक्त कारण पूछा गया है कि इसको हमने क्यों शामिल किया है, इसका सबसे कम कारण मतलब सबसे कम इंपॉर्टेंट क्या होगा, ये पूछा गया। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 वाला। कहानियाँ कक्षा प्रबंधन में सहायता करती है। यहाँ पे कक्षा प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट की बात कर रहा है, ठीक है, मैनेज करने की बात कर रहा है, जो कि इसका नहीं होगा। और कहानियाँ अनेक विशेष क्षेत्रों को मतलब छूती हैं, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि वो कहानियाँ जो होती हैं बहुत सारे क्षेत्रों से संबंधित होती हैं, ठीक है। पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं से संबंध जोड़ने के लिए संदर्भ उपलब्ध कराती हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है। व्यक्तियों के अनुभव जो होते हैं वो शामिल होते हैं, ये भी सही है कहानियों में। तो हमारा जो अब इसमें सबसे कम पूछा गया है तो यही वाला सेकंड हमारा गलत हो रहा है, वही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 85 है, इसमें कहा जा रहा है पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु में, ठीक है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 ABC। ये हमारा राइट आंसर होगा। ए बी और सी परिभाषाओं और व्याख्यानों को दूर रखा जाना चाहिए, इसमें रटकर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए, ये भी हटा दिया जाए, और बच्चे को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए। ABC ये हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। और केवल लिखित जानकारी दी जानी चाहिए, ये नहीं होगा, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 86 है, इस पर चलते हैं। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकलन प्रक्रियाओं के बारे में सबसे कम उपयुक्त है, ठीक है, सबसे लीस्ट है। तो देखिए इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 ठीक, अच्छा, एक सेकेंड, ठीक, अच्छा, बहुत अच्छा जैसी टिप्पणियां बच्चे के सीखने के बारे में एक समझ प्रदान करती हैं। ये जो है हमारा, यही जो है सबसे कम उपयुक्त होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 87 है, इसका जो राइट आंसर होगा, इसमें पहले पढ़ लेते हैं। दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। क्या आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं जिनके छोटे बच्चे हैं? अपनी नोटबुक में उनके नाम लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, यहाँ पर बच्चे से एक्टिविटी कराई जा रही है कि ऑब्जर्वेशन की बात की जा रही है और रिकॉर्डिंग की बात की जा रही है, कि उनका नाम जो है वो नोट करने के लिए भी कहा जा रहा है और उनको ऑब्जर्व करने के लिए भी कहा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑब्जर्वेशन एंड रिकॉर्डिंग, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 88 है, पर्यावरण अध्ययन की अंतः विषयी प्रकृति पर्यावरणीय मुद्दों को डैश द्वारा संबोधित करती है। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा
ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, क्योंकि ईवीएस की जो प्रकृति है वो क्या है, इंटीग्रेटेड यानी कि एकीकृत प्रकृति है। इसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं, सोशल साइंस, साइंस, ईवीएस सभी का सम्मिलित रूप है। तो ये जो है विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण, शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 है, इसमें कहा जा रहा है कक्षा 5A के शिक्षक एक सवाल देते हैं, ठीक है। कौन सा सवाल है, पेड़ों के 5 लाभ लिखिए, जबकि कक्षा 5B के शिक्षक निम्न सवाल देते हैं। अब कक्षा 5 जो बी है, देखिए फिफ्थ का क्लास 5th है, उसका सेक्शन बस दे रखा है। 5th A के टीचर ये सवाल पूछते हैं, 5th B के टीचर जो है वो ये सवाल पूछते हैं, बच्चों से क्वेश्चन पुटअप करते हैं। तो इसमें आपसे सिर्फ इतना पूछा गया है, मतलब आपको क्वेश्चन दे दिए गए हैं और ये पूछा गया है कौन सा क्लोज एंडेड है और कौन सा ओपन एंडेड क्वेश्चन है। तो देखिए पेड़ों के 5 लाभ लिखिए। अब यहाँ पे क्या होगा, अब ये जो है हमारा क्लोज एंडेड हो जाएगा। कौन सा होगा, क्लोज एंडेड हो जाएगा। ऑप्शन जो हमारा ए वाला दे रखा है वो, क्योंकि इसमें बच्चा जो है वो सिर्फ 5 लाभ जो है वही लिख देगा, बस हो गया, ठीक। अब देखिए तो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं, क्लोज एंडेड जो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कि लिमिटेड बात कहने का मौका आपको मिल रहा है, तो वो क्या हो जाएंगे, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस हो जाएंगे। अब इसी बीच क्या है, हमें जो बी वाला दे रखा है उसमें क्या है उसको देख लेते हैं। बी में कह रहा है क्या होगा अगर धरती पर कोई पेड़ ना हो। तो देखिए ये जो है वो हमारा कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा, ओपन एंडेड हो जाएगा, कि यहाँ पर बच्चा जो है वो खुद के विचारों की अभिव्यक्ति कर रहा है, खुद को प्रेजेंट कर रहा है, जिसकी कोई भी निर्धारित सीमा नहीं है, वो कितना भी बोल सकता है, उसको अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान किया जा रहा है। तो देखिए ये क्लोज एंडेड था और ये हो गया हमारा ओपन एंडेड। अब इसमें कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर जो हमारा देख लेते हैं कौन सा सही जा रहा है। ऑप्शन नंबर हमारा जो 4th है वो हमारा सही जा रहा है। ए जो है, ए बद्ध अंत वाला यानी कि अभिसारी है, और बी जो है वो मुक्त अंत वाला यानी कि अपसारी है। अब ये जो कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट जो है ये बहुत लंबा टॉपिक है, इसको जो है वो हम नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होंगे उसमें हम डिस्कशन करेंगे। अभी अगर डिस्कस करेंगे तो वीडियो जो है वो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि समझाने में भी बहुत टाइम हो जाता है, ठीक है, और क्वेश्चंस भी इतने लॉन्ग होते हैं कि जिसमें कि टाइम लग जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 90 देख लेते हैं हम, क्योंकि यहाँ पर हम जो है वो क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, इस वजह से वो जो है वो अदर टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। अब इसमें कहा जा रहा है क्लास फर्स्ट की बात की जा रही है। क्लास फर्स्ट में पर्यावरण अध्ययन में शिक्षार्थियों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या से सही है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा हमारा 4th वाला। ये जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा ABC, यानी कि मौखिक परीक्षाएं, क्योंकि हो सकता है कि बच्चे लिखने में सक्षम ना हो, ठीक है। उसके बाद बी वाला कह रहा है ड्राइंग, क्योंकि बच्चों को इसमें आनंद आता है। सी वाला कह रहा है शिक्षकों का अवलोकन और रिकॉर्डिंग। ये जो है हमारा ये वाला राइट आंसर हो जाएगा कि पर्यावरण अध्ययन में शिक्षार्थियों के आकलन के बारे में कौन सा सत्य है। ये तीनों हमारे सही हो जाएंगे, ठीक। अब जो ये था हमारा ईवीएस के जो 30 क्वेश्चंस थे 2016 जो फैब में आपका एग्जाम हुआ था, उसका डिस्कशन हम कर चुके हैं। आई होप कि आपको सारी जो चीज़ें हैं, सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर होते जा रहे होंगे, और अगर होते जा रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें। और तब तक के लिए बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक्स टू ऑल।